गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था हमारा हिस्ट्री का कि ह्यूमन लाइफ इन स्टोन एज यानी पाषाणी युग के भीतर मानव जीवन, उसी लेसन का आज अंतिम अंश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके तुरंत बाद में आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने बुक नहीं ली वो अपने जल्दी से जल्दी बुक अवेलेबल करवाएं और साथ में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें इस लेसन के, ताकि हम नेक्स्ट लेसन को पढ़ सकें। तो आइए करते हैं शुरुआत। इस लेसन का आज अंतिम भाग है और मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बात दोहरा दूं, वापस बता दूं कि जितने भी आप लोगों को लेसन पढ़ाए जाएंगे एसएसटी में, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें कि पूरे लेसन का सार आ जाता है, उन लेसनों के महत्वपूर्ण पॉइंट को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जिनमें कि टॉपिक आता है थिंग्स टू रिमेंबर, उस टॉपिक को आप पूरे के पूरे अपने नोटबुक के भीतर उन्हें लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे और साथ में उन्हें आप लर्न करेंगे, याद करेंगे, ताकि आपका जो लेसन है वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो करते हैं आज 7th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारा कि ह्यूमन लाइफ इन स्टोन एज, उसी चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हैं। अंतिम पार्ट है ये आपका। तो देखिए बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ मेटल्स। अभी तक हम लोगों ने पाषाण युग के बारे में पढ़ा था, पत्थरों के युग के बारे में पढ़ा था। इसको पत्थरों का युग इस वजह से कहा गया था क्योंकि यहाँ पर जो सभी हथियार थे, औजार थे, मनुष्य के द्वारा काम में लिए गए आदिम समय के दौरान या शुरुआत में जब मनुष्य का अस्तित्व आया था पृथ्वी के ऊपर, उस समय जो पत्थरों के ही औजारों को काम में लिया गया था, पत्थरों के हथियार काम में लिए थे मनुष्य ने, जिनके द्वारा वह मांस को काटा करता था, जानवरों की हत्या करता था, जानवरों को मार करके शिकार किया करता था उनका, और साथ में ही उनके भोजन, उनको छोटा छोटा काट काट करके अपने भोजन के लिए आसानी से उनको तैयार करता था। तो कहने का मतलब है कि पाषाण पत्थर का ही मेन रूप से इसमें प्रयोग करा गया था। उसके बाद में आपने देखा कि जैसे ही हमारे पास में मध्य पाषाण काल का समय आया तो उसमें धीरे धीरे एक संयोगवश दो पत्थरों के आपस में टकराने से आग का आविष्कार हुआ, और उसके बाद जैसे ही नव पाषाण काल का समय आया तो उसके भीतर हमने देखा कि जो मनुष्य था अभी तक रहन सहन के लिए वह न तो बस्तियां बना करके रहा करता था, छोटे छोटे कबीलों के रूप में निवास करता था, अलग थलग रहता था। तो अब उसने अपने लिए पक्के आश्रयों को भी बनाना शुरू करा, साथ में जो औजार थे उनको ऊपर पॉलिश करना भी शुरू करा, और साथ में जो उसके औजार थे उनको भी बढ़िया डिजाइन का उसने तैयार करना शुरू करा। विभिन्न प्रकार के पत्थरों के औजार उसने बना करके तैयार करे। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि पत्थरों के जो औजार थे उनको बना दिए जाने के बाद या उनका प्रयोग मनुष्य के द्वारा किए जाने के बाद में या उनके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो जाने के बाद में धीरे धीरे उसने धातु का आविष्कार किया। तो धातुओं को खोज खोज करके उसने फिर पत्थरों के जो औजार थे उनको त्याग करके धीरे धीरे वह धातुओं के औजार बनाना उसने शुरू किए, और कृषि उपकरणों की भी निर्माण उन्हीं औजारों के माध्यम से उसने करना शुरू करा। तो देखते हैं इस वीडियो में और इस पूरे अंश के भीतर के क्या महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो देखें, बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ मेटल्स, धातु युग की शुरुआत, यानी कि धातु का किस प्रकार से अस्तित्व आया मनुष्य के जीवन में और कैसे धातुओं का यूज करना मनुष्य ने सीखा। तो देखें, सिंस प्रीमिटिव मैन यूज्ड स्टोन टूल्स, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि जो प्राचीन मनुष्य था, आदिमकालीन मनुष्य था, वह पत्थरों के औजारों को काम में लिया करता था। आगे पूरे लेसन के भीतर आपने यही पढ़ा है कि पत्थरों के औजारों को उसने काम में लिया था अपने जीवन के भीतर हर कार्य को पूरा करने के लिए। आगे द पीरियड इज नोन एज स्टोन एज, बहुत ही विशेष बात यहाँ बताई गई है कि पत्थरों का यूज किए जाने के कारण या उस समय के दौरान मुख्य रूप से पत्थरों को ही अपने औजारों के रूप में काम में लिए जाने के कारण इस समय को हमने स्टोन एज का नाम दिया, पत्थर पाषाण युग के नाम से इसे जाना गया। द नियोलिथिक पीपल मेड रैपिड प्रोग्रेस। अब जो पाषाण युग का तीसरा भाग था नियोलिथिक एज, यानी कि नव पाषाण युग जो था, तो नव पाषाण युग ने धीरे धीरे नहीं काफी तेज गति से प्रगति करनी शुरुआत करी, क्योंकि जब पाषाण युग था तो उसमें मनुष्य ने अपने स्वाभाविक ज्ञान से पत्थरों को ही औजार बनाया, यानी कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, प्राकृतिक संसाधन थे, उनको ही उसने काम में लिया। रहने के लिए आप लोगों ने देखा कि जो पहाड़ों की कंदराएं होती है, गुफाएं होती है, उनको उसने अपना आश्रय स्थल बनाया। जानवरों का शिकार करने के लिए उसने
पत्थरों के अलग अलग प्रकार के डिजाइन के औजारों का प्रयोग करा और साथ में ही पत्थरों से ही उसने अग्नि का आविष्कार किया। लेकिन जब नवपाषाण काल की हम बात करते हैं तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने अपने स्वाभाविक ज्ञान को अधिक से अधिक विकसित बनाने का प्रयास करा। उसमें उसने अपने लिए पक्के निवास स्थल बनाए और साथ में निवास स्थल बनाने के साथ साथ उसने अपने जो औजार थे उनको बेहतर बनाया। साथ में जो शिकार करने का तरीका था वो बदला। साथ में उसने गांवों के रूप में रहना शुरू करा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नियोलिथिक एज था, नवपाषाण युग था, उसके भीतर मनुष्य ने काफी तीव्र गति से अपना विकास किया, which included the invention of the wheel। और इसी नवपाषाण काल के भीतर, अब आपको ध्यान रखना, पाषाणी युग में किसी चीज का आविष्कार नहीं हुआ, मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ और जैसे ही नवपाषाण काल आया तो उसके भीतर मनुष्य ने अपने स्वाभाविक ज्ञान को यूज में लेते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पहिए का आविष्कार भी किया। तो नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण जो आविष्कार था, खोज थी, वो थी पहिए की खोज। आगे कहा जाता है दे स्टार्टेड लिविंग इन अ विलेज अलोंग रिवर बैंक्स। अभी तक जो मनुष्य था पाषाण युग काल के दौरान वह छोटे छोटे कबीलों में रहता था, थोड़े छोटे छोटे ग्रुप के भीतर रहा करता था। लेकिन अब मनुष्य ने नदियों के किनारे पर स्थित छोटे छोटे गांवों के रूप में, यानी कि छोटे छोटे जो कबीले थे वो परिवर्तित हो गए छोटे छोटे गांवों के रूप में, और नदियों के पास इन्होंने अपना आश्रय स्थल बनाया, अपने गांवों का निर्माण किया। और नदियों के पास किए जाने का सबसे प्रमुख कारण जो था इनके आश्रय स्थल का, अपने गांवों के निर्माण किए जाने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था क्योंकि नदियों के पास में आसानी से खाने के लिए भोजन अवेलेबल हो जाया करता था, कृषि करने के लिए पानी अवेलेबल हो जाता था और ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पेयजल की भी आसानी से उपलब्धता थी। और मछली वगैरह का जो उत्पादन है वो भी आसानी से नदी से प्राप्त हो जाया करती थी। उसके भोजन के लिए काफी अच्छी वहां पर व्यवस्था मौजूद थी। इसलिए जो प्राचीन काल के मनुष्य थे उन्होंने अपने गांवों का जो विकास है या गांवों का जो निर्माण है वो इसी कारण से नदियों के किनारे पर किया। Here they discovered a soft reddish metal called copper। अब इसी जगहों पर यानी कि नवपाषाण काल में जो उसने अपने गांव वगैरह बनाए तो इसी काल के दौरान उसने अपने गांवों के आसपास में उसने धातुओं को की खोज करी और उसने एक बड़ी कोमल और साथ में ही लाल कलर लिए हुए एक धातु का आविष्कार किया और इस धातु को उसने तांबे का नाम दिया, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं कॉपर। आगे कहता है कि soon people began to use copper tools। अब मनुष्य ने पत्थरों के जो औजार थे वजन में भारी हुआ करते थे और थोड़ा सा इधर उधर टकरा जाने पर टूट जाया करते थे, उनके डिजाइन बिगड़ जाते थे, उनको वापस पहना धारदार बनाना पड़ता था। इसलिए मनुष्य ने पत्थरों के औजारों को धीरे धीरे त्यागना शुरू करा और जो धातु से बने हुए औजार थे, तो क्योंकि सबसे पहले मनुष्य के द्वारा काम में ली गई जो धातु थी वो थी तांबा, तो उसने क्या करा कि पत्थरों के औजारों को धीरे धीरे त्यागना शुरू करा और कॉपर के हथियार बना करके काम में लेने शुरू किए। However, फिर भी stone tools continue to be used for some time। लेकिन फिर भी धातु का आविष्कार होने के बावजूद भी जो पाषाण युग का मनुष्य था उसने पत्थरों के औजारों का प्रयोग कुछ समय तक नहीं छोड़ा। यानी कि धातु का आविष्कार हो जाने के बाद में भी, धातु का पता लग जाने के बाद में भी मनुष्यों ने पत्थरों के औजारों को भी धीरे कुछ हद तक वे काम में लेते रहे। इसीलिए दिस पीरियड इज नोन एज द चालकोलिथिक पीरियड इन हिस्ट्री। इसीलिए इतिहास में इस समय को, इस टाइम को, इस पीरियड को चालकोलिथिक पीरियड कहा जाता है, यानी कि ताम्र पाषाण युग के नाम से इसे जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा होगा, ताम्र तांबा का प्रयोग हुआ था, पाषाण पत्थर का भी प्रयोग हो रहा था और युग मतलब समय, यानी कि यहाँ दो चीजों का प्रयोग एक साथ किया जा रहा था। तांबे का भी प्रयोग हो रहा था हथियारों के रूप में, औजारों के रूप में, और साथ में पत्थर को भी यूज लिया जा रहा था अपने विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने के लिए। इन इंडिया, भारत में कॉपर वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस हजारीबाग एंड सिंहभूम झारखंड एंड सम प्लेसेस इन मध्य प्रदेश। अब जिस समय की यह बात की जा रही है तो उस समय जो कॉपर नाम की धातु थी वो भारत के भीतर आज वर्तमान में स्थित हजारीबाग और सिंहभूम नाम के जो जिले हैं झारखंड के, वहां से निकाला जाता था और साथ में ही मध्य प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों से भी तांबे को निकाला जाता था जमीन से खोद करके। अब तांबे का आविष्कार हुआ, तांबे नाम की धातु का आविष्कार करने के बाद में जो अगला युग आया वो आया ब्रॉन्ज एज, यानी कि कांस्य युग। अब कांसा नाम की एक अगली धातु का निर्माण हुआ।
यानी कि पहले तो सबसे पहली जो धातु काम में ली गई प्राचीन मनुष्य के द्वारा वो तांबा काम में ली गई, तांबे के बाद में जो अगली धातु तैयार की गई मनुष्य के द्वारा वो की गई ब्रॉन्ज, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं कांसा। तो देखें, द डिस्कवरी ऑफ कॉपर ब्रॉट फार रीचिंग चेंजेस इन मैन्स लाइफ स्टाइल, यानी कि जो तांबा था, तांबे की खोज ने मनुष्य की जीवन शैली में दूरगामी परिवर्तनों को लेकर आया। यानी कि जहां अभी मनुष्य जो था वो पत्थरों को यूज लेता था अपने दैनिक जीवन के भीतर, तो जब उसने धातु का प्रयोग करना शुरू करा तो उस धातु के प्रयोग से मनुष्य के जीवन शैली के अंदर दूरगामी परिवर्तन आए, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आए। आगे कहता है लेटर ऑन, बाद में, अनदर मेटल जिंक वाज डिस्कवर्ड। अब सबसे पहली जो धातु काम में ली गई प्राचीन मनुष्य के द्वारा वो काम में ली गई तांबा, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपने स्वाभाविक ज्ञान को काम में लेते हुए एक और दूसरी धातु का को खोज निकाला और उसको कहते हैं जिंक। जिंक मतलब हिंदी में जस्ता, तो उसने जस्ता नाम की एक धातु को और खोजा। आगे कहता है कि मैन मिक्स्ड कॉपर एंड जिंक थस क्रिएटिंग ब्रॉन्ज। इसके बाद कि मनुष्य ने सोचा कि पहले हमने कॉपर को ढूंढा, उसके बाद में हमने जिंक को ढूंढा, उसके बाद मनुष्य ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों धातुओं को मिला करके एक तीसरी धातु बना दी जाए, तो शायद और भी मजबूत धातु रहेगी। तो इसलिए क्या करा कि मनुष्य ने दोनों धातुओं को आपस में मिला दिया और कांसे का निर्माण किया। तो इस प्रकार से तीसरी धातु निकल करके आई। ब्रॉन्ज वाज हार्डर देन कॉपर। अब इस कांसे नाम की धातु की सबसे खास बात यह थी कि जो कांसा था वो कॉपर की तुलना में बहुत ज्यादा हार्ड था, अधिक कठोर था। Soon bronze began to be used for the manufacture of weapons and agricultural tools. इसके बाद में जब कॉपर का आविष्कार हुआ तो पहले कॉपर के हथियार औजार बनाए जाने लगे, फिर धीरे धीरे जिंक को मिलाकर के कॉपर के साथ में काम में लिया जाने लगा तो कांसे का निर्माण हुआ। फिर कांसे से बने हुए जो कृषि संबंधी औजार थे उनको बनाया जाने लगा और साथ में ही अनेक प्रकार के हथियारों का भी निर्माण इस कांसा नाम की धातु को प्रयोग में लेकर के किया जाने लगा। अब हम बात करते हैं, सबसे अंतिम चरण चल रहा है, लेसन का सबसे अंतिम भाग चल रहा है, तो इसमें यह बताया जाएगा कि मुख्य रूप से भारत के भीतर कांसे के युग के जमाने का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी कि कांसे युग जो है वो भारत में था ही नहीं, भारत में अस्तित्व ही नहीं था कांसे युग का। ये बस भारत से बाहर जो अन्य देश है वहां पर ही इसकी मौजूदगी थी। तो देखें कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांसे युग की जो सभ्यता थी, फ्लरिश्ड बिटवीन 4000 BC टू 800 BC इन मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। कि मुख्य रूप से कांस्य युगीन जो सभ्यता थी वह 4000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व के बीच मेसोपोटामिया, मिस्र देश और चाइना नाम के देश के भीतर ही फली फूली। आगे, एक्सेस एंड नाइल्स मेड ऑफ कॉपर और ब्रॉन्ज हैव बीन फाउंड इन मेनी प्लेसेस इन इंडिया। अब कहा जाता है कांस्य युग का या कांसे से संबंधित युग का मुख्य रूप से अस्तित्व भारत में तो नहीं था, लेकिन फिर भी भारत के भीतर कुछ हिस्सों में कुल्हाड़ियां और जो चाकू थे जो कि बने हुए थे तांबे से या फिर कांसे से, हैव बीन फाउंड इन मेनी प्लेसेस इन इंडिया। भारत के बहुत से हिस्सों से इनकी प्राप्ति हुई है, मुख्य रूप से नहीं था, बस कुछ भारत के बहुत से हिस्सों से इन चीजों की प्राप्ति हुई है। बट देयर वॉज नो ब्रॉन्ज एज इन इंडिया, लेकिन मुख्य रूप से भारत के अंदर कांस्य युग का कोई प्रवर्तन नहीं था, कांस्य युग का कोई प्रचलन नहीं था। अंतिम लाइन है लेसन की कि ब्रह्मगिरी नियर मैसूर एंड नवदा टोली ऑन द नर्मदा बैंक आर द मेन साइट्स ऑफ सच डिस्कवरीज। और जैसा कि अभी बताया गया कि कॉपर के और ब्रॉन्ज के जो चाकू पाए गए या कुल्हाड़ियां पाई गई, इस प्रकार के खोज जो हुई मुख्य रूप से भारत के भीतर ब्रह्मगिरी और नवदा टोली नाम की जगह मैसूर में के आसपास और कर्नाटका में जो स्थित है, तो इन जगहों पर मुख्य रूप से इस प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति हुई उत्खनन करने के दौरान। यानी कि जब जमीन को खोद करके निकाला गया तो इस प्रकार के अवशेष या इस प्रकार की जो सामग्रियां थी कांस्य युग से जुड़ी हुई वो सभी निकल करके बाहर आई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां से इस कांस्य युग से जुड़ी हुई कुछ चीजों की प्राप्ति हुई।
तो आज का जो लेसन है आपका 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है आज वह आपका समाप्त होता है। ह्यूमन लाइफ इन स्टोन एज नाम का जो ये चैप्टर वो आज आपका समाप्त होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए जाएंगे। आप लोग अपनी नोटबुक के भीतर इनके क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। और साथ में वापस दोहरा रहा हूँ कि जो आपके थिंग्स टू रिमेंबर के नाम से पॉइंट आएगा जिसमें कि लेसन का पूरा सार लिखा हुआ होता है उसे आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। और सभी बच्चों को अपना होमवर्क नोट डाउन करने के बाद पूरा कंप्लीट करने के बाद में जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर अपनी पीडीएफ फाइल बना करके या अपने लेसन जो आपने होमवर्क किया है उसकी फोटो खींच करके आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दें। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। साथ में आज आपका फर्स्ट लेसन भी समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।